तो कैसे आप लोग, मैं फिर से आ रहा हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं 11th की पॉलिटिकल का 3rd चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो चैप्टर आज हम करेंगे। उसके अंदर हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में कैसे निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव कैसा होता है, चुनाव पद्धति क्या अपनाई गई हमारे देश में, कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता, क्या हम एलिजिबल है वोट करने के लिए या हम नहीं है, कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। आज इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, आप खुद ही ढूंढ लोगे, मुझे तो देने की जरूरत नहीं है। तो एक बार सिर्फ मेरी वीडियो को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है जो हम तीसरे चैप्टर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो ये है कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कितने तरीके के लोकतंत्र है, मतलब चुनाव पद्धति कितने तरीके से अपनाई गई है। तो सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। वहां पूरे वर्ल्ड में कितने तरीके से लोकतंत्र अपनाए गए, कितने तरीके के लोकतंत्र पाए जाते हैं देश में। तो पूरे वर्ल्ड में 2 तरीके के लोकतंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ देशों में आज की डेट में लोकतंत्र है। तो जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वो देखो कौन कौन से लोकतंत्र है। जैसे एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, एक होता है इनडायरेक्ट लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब क्या, पहले वो समझो भाई। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, लोगों का तंत्र है, ये लोगों की शासन रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो लोग 2 तरीके से भाग लेते हैं लोकतंत्र में, 2 तरीके से। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जिसमें लोग खुद जो नीतियां बनती है देश के लिए उसमें खुद भागीदार होते हैं, जाकर खुद भागीदार बनते हैं, खुद भागीदार होते हैं। आप देश की नीतियों में डायरेक्ट भागीदारी करते हैं, वो होता है डायरेक्ट लोकतंत्र। ठीक है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र वो होता है जिसमें कि लोग भागीदारी नहीं कर सकते हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं नीतियों में। प्रतिनिधि का मतलब जिनको हम चुनते हैं, एमएलए एमपी, वो सारे हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के लोकतंत्र पाए जाते हैं। एक डायरेक्ट जिसमें लोग खुद भागीदार होते हैं, खुद नीतियां बनाते हैं अपने देश के लिए। दूसरा होता है इनडायरेक्ट जिसमें कि लोग खुद नहीं जाते बल्कि अपने द्वारा चुने गए एमपी या फिर आपका विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, एमएलए, ये 2 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। हमारे देश में डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इनडायरेक्ट है जिसमें कि हम खुद भाग नहीं लेते बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र हमारे देश में इसलिए चल सकता है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट लोकतंत्र सिर्फ वहीं चल सकता है, डायरेक्ट लोकतंत्र जहां पर जनसंख्या कम हो वहां चलेगा। डायरेक्ट लोकतंत्र वहीं चल सकता है। इनडायरेक्ट लोकतंत्र तो सिर्फ वहां चलेगा जहां पर की जनसंख्या बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या आज 1 अरब 40 करोड़ है। सब लोग जाकर संसद में नहीं बैठ सकते, सब लोग जाकर अपने लिए नीतियां नहीं बनवा सकते, इसलिए वो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से अपने लिए नीतियां बनवाते हैं। ठीक है, ये है लोकतंत्र हमारे देश में, इनडायरेक्ट। ठीक है, लोग इस तरह से चुनते हैं, ये है लोकतंत्र। ठीक है, ये तो लोकतंत्र की बात। अब वो प्रतिनिधियों को चुनते कैसे हैं, हमारे देश में इलेक्शन कैसा होता है, इलेक्शन है ना, हम जो प्रतिनिधि को चुनते हैं वो कैसे चुनते हैं। तो हमारे देश में 2 तरीके से चुनाव पद्धति है, 2 तरीके की चुनाव पद्धति। 2 तरीके कौन सी, वो देखो जरा। हमारे देश में जो पहली जो चुनाव पद्धति है वह फर्स्ट पास द पोस्ट, ये है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना यार, फर्स्ट पास द पोस्ट। दूसरी है हमारे देश में समानुपाती मत प्रणाली। ये 2 प्रणाली हमारे देश में पाई जाती है। इन 2 तरीकों से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, 2 तरीकों से हमारे देश में 2 तरीके की चुनाव पद्धति अपनाई गई हमारे पूरे देश में जब भी हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो पहले फर्स्ट पास द पोस्ट में आ जाओ। फर्स्ट पास द पोस्ट वो चुनाव पद्धति है जिसमें कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, जिसको जितने वोट वही जीतता है, मतलब जो आगे उसकी जीत, ये इसका मतलब, जो आगे उसकी जीत। ठीक है, मतलब जिसके ज्यादा वोट होंगे अपने अपोनेंट के सामने तो जीत जाएगा। ठीक है, अच्छा, समानुपाती मत प्रणाली में कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पास द पोस्ट हम कहां अपनाते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट हमारे 3 इलेक्शन में अपनाया जाता है। 3 इलेक्शन, अब सोचो जरा हम किन इलेक्शंस में फर्स्ट पास द पोस्ट अपनाते, बताता हूं आपको। फर्स्ट पास द पोस्ट हम डायरेक्ट वोट करके आते हैं, पहली बात ये। फर्स्ट पास द पोस्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं। और समानुपाती मत प्रणाली में हम डायरेक्ट वोट नहीं करते बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं हमारी तरफ से। बताता हूं, देखिए अब कैसे। देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट है जो वो है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मत प्रणाली है, इसमें हम डायरेक्ट वोट करके आते हैं। ये इनडायरेक्ट, इसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट हमारे देश में 3 लेवल पर अपनाया जाता है। कौन कौन से लेवल, देखो भाई, पहली है लोकसभा। जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, मतलब पीएम को चुनने की बारी आती है, उस समय हम डायरेक्ट वोट करके आते हैं। दूसरा, राज्य में जो विधानसभा है, उनके जब इलेक्शन होते हैं तो हम अपने एमएलए को चुनते हैं विधानसभा में। ठीक है, तीसरा है हमारे यहाँ के पंचायत,
पंचायत हो गया गांव के लिए, और शहरों के लिए नगर पालिका या नगर निगम। इन दो तीन लेवल्स पर हम वोट करके आते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं। इनडायरेक्ट वोट कौन सा होता है वो देख लो। हमारे देश में इनडायरेक्ट वोट भी होते हैं, वो कौन से? हमारे देश में इनडायरेक्ट वोट होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट ही होता है, इसका डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी, उनका चुनाव भी इसी मत प्रणाली के तहत होता है, समानुपाती मत प्रणाली, ठीक है। इन सब तरीकों से, इन दो तरीकों से ये सब होता है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड होता है, प्रतिनिधि। जो हमारे प्रतिनिधि थे वो वोट करके आते हैं, हम वोट नहीं करते, ये वो है, ठीक है। प्रतिनिधि वोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट वोट करते हैं, यहाँ पर लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, ये लोग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये दो तरीके की चुनाव पद्धति हमारे देश में अपनाई गई है, ठीक है। इलेक्शन की पद्धति है फर्स्ट पास द पोस्ट, हमारे देश में 3 लेवल्स पर अपनाई जाती है, पीएम के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, और विधानसभा के और नगर निगम के इलेक्शन में, ठीक है। समानुपाती मत प्रणाली हमारे देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन और राज्यसभाओं का इलेक्शन, ठीक है, ये सब में अपनाई जाती है। ये 3 तरीके से 3 लेवल्स पर है, देखो। तो हमारे देश में 2 तरीके की चुनाव पद्धति ये हम अपनाते हैं। समानुपाती मत प्रणाली कुछ अलग मत प्रणाली है, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा जटिल पद्धति है, जिसको हम अपने देश में नहीं अपना सकते, ठीक है। आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी फर्स्ट लाइन में ही वो पूछा गया कि हमने फर्स्ट पास द पोस्ट ही क्यों अपनाई है। हम समानुपाती मत प्रणाली भी तो इन इलेक्शन में अपना सकते थे, विधानसभा के इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, है ना, यही मत प्रणाली अपना सकते थे। तो हमने सिर्फ ये मत प्रणाली सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्यों रखी, यहां पर भी तो रख सकते थे हम। तो इसका आंसर बताता हूं, देखो। समानुपाती मत प्रणाली काफी जटिल व्यवस्था है, इसको लोगों तक समझाने में बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, मतलब लोग इसको समझ भी नहीं पाते, बहुत डिफिकल्ट व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए हमारे देश का जब संविधान बन रहा था, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं की बात समझ में आई कि यार अगर हम फर्स्ट पास द पोस्ट ना अपनाएं, अगर हम समानुपाती मत प्रणाली अपना ले सारे इलेक्शंस में, तो जो हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा जो इलिटरेट जनता, जो अनपढ़ लोग हैं, वो इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि इसको समझने की जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट व्यवस्था है। हमारे जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे इस व्यवस्था को, तो उनके लिए तो एक सरल व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो सरल व्यवस्था क्या हो सकती है, उनके लिए तो एक ही है भाई, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसमें कि अंगूठा लगा के आएंगे और बैलेट पेपर को सीधा बैलेट बॉक्स में डाल के आएंगे, ठीक है। उस समय शुरुआत में जब हमारे इलेक्शन हुए, जब हमारा 1952 का जब पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी काफी समय तक 2 चीजें चलती हैं। देखो, इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होता था पहले, तो उस समय एक पेपर मिलता था आपको, पेपर मिलता था, उस पेपर पे 3 ऐसे नाम होते थे। ये पहले नाम होते हैं कैंडिडेट्स के, ये फर्स्ट कैंडिडेट, ये दूसरा कैंडिडेट, ये तीसरा कैंडिडेट, ठीक है। इनके सामने इनका चिन्ह लगा होता है, ठीक है। उसके सामने एक डब्बा और होता है ऐसे, ये यहाँ पर चिन्ह होता है इनके, ठीक है। ये चिन्ह है, ये इनके नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना था, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता था, अंगूठा लगाना पड़ता था, जिसको आपको जिताना है। जैसे इसको जिता रमेश ले लो, इसको रमेश या सुरेश, ठीक है, ये है, या फिर इसको मोहन ले लो। तो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तो इन कैंडिडेटों में आपको किसको जिताना है, किस उम्मीदवार को आपको जिताना है, उसके सामने आपको अंगूठा ऐसे लगाते थे, आपका स्टैंपर और अंगूठा ऐसे लगा के आना पड़ता था आपको। फिर आपको इसको फोल्ड कर इसको एक है ना बॉक्स होता है, उसमें डालना पड़ता था, ठीक है। अब इस पेज को क्या बोलते हैं, इस पेज को बोलते हैं बैलेट पेपर। क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर। उस समय शुरुआत होता है, पहले शुरुआत जब हुई थी तब बैलेट पेपर यूज होता है। जिस बॉक्स में इसको डालना है उसको बोलते हैं बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स, ये बैलेट बॉक्स होता था, ठीक है। आज की डेट में ये सब खत्म हो गया। आज की डेट में हमारे पास ईवीएम मशीन आ गई, जिसमें कि हमें आदमी का नाम दिया होता है, कैंडिडेट का चिन्ह दिया होता है, और उसके सामने बटन होता है जो हमें जाकर दबाना होता है, जिसको हमें जिताना है। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट में। समानुपाती मत प्रणाली काफी जटिल व्यवस्था है, इसको लोगों को समझाने में काफी समय व्यर्थ हो सकता है और लोग इसको समझ भी नहीं सकते थे, इसीलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था अपनाई है। तुम्हें क्वेश्चन 100% आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बताओ हमने हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था ही क्यों अपनाई है। ये पूछेंगे तुमसे 3-4 नंबर में हमेशा पूछते हैं वो सीबीएसई, तो आपको भी आपसे ही पूछेंगे बताओ क्यों अपनाया है, तो आप ये बताओगे कि समानुपाती मत प्रणाली हम नहीं अपना सकते थे क्योंकि ये जटिल व्यवस्था है, और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में मतलब अनएजुकेटेड लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, जो ये व्यवस्था नहीं समझ सकते थे, इसीलिए उनके लिए तो हमें कोई एक सरल व्यवस्था लागू करनी थी। इसलिए हमारे संविधान सभाओं ने भी इस व्यवस्था को सिर्फ बड़े इलेक्शनों में अपनाया। बड़े इलेक्शन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के इलेक्शनों में। छोटे इलेक्शन जो होते हैं हमारे देश के, जिसमें कि डायरेक्ट वोट होता है, लोग वोट कर सकते हैं, उन इलेक्शन में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था अपनाई है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो हमारे देश में ये चुनाव पद्धति, ऐसे 2 तरीके की चुनाव पद्धति है हमारे देश में, ठीक है, और ये ऐसे इलेक्शन की मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, ठीक है, ये होता है। ये इलेक्शन की बात, कोई बात नहीं जी, इलेक्शन की बात हमने कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम ये करेंगे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं
इनको करवाता कौन है? ये पूरी इलेक्शन जो हो रहे हैं ना, पूरी व्यवस्था जो हमारे देश में है, उसको करवाता कौन? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वही पता होना चाहिए भाई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में इलेक्शन करवा कौन रहा है। तो हम जब हमारे देश संविधान बन रहा था उस समय हमारी संविधान सभा को लगा कि भाई देखो, अगर हम हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था को अपनाएंगे तो इस इलेक्शन को करवाएगा कौन, ये तो बताओ हमें, ठीक है ना, ये भी तो है, तो करवाएगा कौन? तो हमने हमारे संविधान सभा में एक व्यवस्था करी है जिसको बोलते हैं भारतीय चुनाव आयोग। हमारे संविधान से निर्माताओं द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना करी गई है आर्टिकल 324 के क्लोज 1 में, और ये हमारे देश का स्वतंत्र है, स्वतंत्र संस्था है, किसी का दबाव नहीं है इसके ऊपर। तो हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन सब चुनाव को करवाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर है। जितने भी चुनाव होते हैं सारे चुनाव एक ही व्यवस्था, एक ही संस्था कराती हुआ है, भारतीय चुनाव आयोग ये करवाते हैं, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग, इसमें 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक मेंबर, मतलब तीनों मेंबर की शक्तियां वैसे ठीक है, तीनों मेंबर की शक्तियां बराबर है वैसे तो, पर एक के पास थोड़ी ज्यादा शक्ति होती है, जो मेन बंदा होता है ना, उसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त उसको बोलते हैं। तो उसकी शक्तियां थोड़ी ज्यादा होती है, 2 मेंबर्स की थोड़ी कम होती है, ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति करता है इन चुनाव आयोग के मेंबर्स की नियुक्ति, ठीक है। हमारे देश का चुनाव आयोग की स्थापना करता है हमारा राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में? 324 के क्लोज 1 में आर्टिकल है, इसमें बताया गया कि भारत में जितने भी इलेक्शन होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, जितने इलेक्शन मिलेंगे, जितने भी इलेक्शन होंगे, वो सारा हमारा भारतीय चुनाव आयोग ही करवाएगा, ये करवाता है हमारा भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है। चलो, ये तो बात हुई पूरे सेंटर की, इस सेंटर में जितने भी होते हैं। इस भारतीय चुनाव आयोग का कुछ और भी काम है, वो देखो। अब देखो, ये तो हमने बात करी चुनाव कराता है। अब राज्यों में हर साल कोई ना कोई चुनाव आया रहता है, किसी राज्य में हर राज्य में कोई ना कोई चुनाव आता रहता है, ठीक है। कभी विधानसभा का इलेक्शन आ गया, कभी पंचायत का इलेक्शन आ गया, तो उस सूरत में हमारा भारतीय चुनाव आयोग नहीं करवाता ये चुनाव, ठीक है ना। इसकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम है राज्य चुनाव आयोग, मतलब राज्य चुनाव आयोग। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बात बोली हुई संविधान के अंदर कि राज्य में जो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन को करवाने का जिम्मेदारी उसी राज्य के राज्य चुनाव आयोग की होगी, जो कि किसकी देखरेख में काम करेगा? किसके? भारतीय चुनाव आयोग के देखरेख में काम करेगा, ठीक है। तो ये राज्य के जो इलेक्शन होते हैं उनको करवाने की जिम्मेदारी, विधानसभा के इलेक्शन हो गए या पंचायत के इलेक्शन हो गए, ठीक है, उनको करवाने की जिम्मेदारी हमारे राज्य चुनाव आयोग की होती है। और हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनका अपना एक अलग से चुनाव आयोग बना हुआ है, हर राज्य का अलग अलग चुनाव आयोग है, ठीक है, जो उस राज्य में चुनाव करवाता है, ठीक है। जितने भी इलेक्शन आते हैं उन सबको कराता है, ठीक है। हमारे देश का चुनाव आयोग है जो, वो सिर्फ 3-4 इलेक्शन करवाता है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा के इलेक्शन हुए और लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है। बड़े बड़े इलेक्शन ये करवाता है, छोटे जो है राज्य के जो इलेक्शन है वो हमारे देश के राज्य चुनाव आयोग ही करवाते हैं। और हर राज्य का अपना अलग से एक राज्य चुनाव आयोग बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है? खत्म बात। यही करवाता है हमारे देश में सारे इलेक्शन, राज्य चुनाव आयोग। ओके डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलो, तो चुनाव आयोग की बात हुई। अब हम ये करते हैं कि इलेक्शन भी देख लिया हमने, इलेक्शन का प्रोसेस देख लिया, इलेक्शन कौन करवाता है ये भी देख लिया। अब जो वोट डाल के आ रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई वोट कौन डाल सकता है कि नहीं? हमारे देश में ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि वोट कौन डाल सकता है, वोट कौन, है ना, पता होना चाहिए ना, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले एक व्यवस्था अपनाई जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये व्यवस्था अपनाई। अच्छा, इस व्यवस्था का मतलब क्या है? तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सबको बिना किसी जाति, बिना किसी नस्ल, बिना किसी लिंग के भेदभाव के हम सबको यहां पर वोट का अधिकार देंगे। हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा बिना किसी भेदभाव के उसके साथ, ठीक है। चाहे उसका लिंग कोई भी हो, जाति कोई हो, कास्ट कोई हो, कोई भी रिलीजन का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारे भारतीय होना चाहिए। इसीलिए हम उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार है यहाँ पर, सबको। अच्छा, जब हमने शुरू में जब हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया, उस समय हमने जो एज रखी थी वोट डालने की, वो 21 साल रखी थी कि 21 साल होगा एक व्यक्ति तो 21 साल में वोट डाल सकता है, एलिजिबल हो जाएगा वोट डालने के लिए। लेकिन बाद में हमारी सरकार ने क्या किया, 1989 में उन्होंने आकर हमारे देश का जो 21 साल था उसको घटाकर 18 साल कर दी एज, कि 18 साल की एज पर आकर अब व्यक्ति वोट दे सकता है, 21 साल को घटाकर, ठीक है। और आज भी तुम देखते हो कि हमारे देश में 18 साल ही एज है,
ठीक है ना। 18 साल के होते ही आपके वोटर कार्ड बन जाता है, आपके स्कूलों में रेडी हो जाता है, बनने के लिए प्रोसेस में आ जाता है और आपके पास कुछ महीनों में फिर वो आ भी जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में जो एज है अभी वोट डालने की वो 18 साल एज है, 21 साल से घटाकर हमने 18 साल करी हुई है। ठीक है, तो ये है हमारे देश का कि वोट कौन डाल सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको बता दिया। जब हमारा संविधान रनिंग में था, जब बन रहा था ना, हमारे जितने भी आर्टिकल्स बने उन सबके ऊपर बहुत बहस हुई है, बहुत ज्यादा डिबेट हुई है, 3-3 4-4 महीनों तक चली है, लेकिन सिर्फ एक आर्टिकल पर कभी बहस नहीं हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता पहले ही जानते थे और हमारे नेता भी जानते थे कि हम जब भी हमारा देश आजाद होगा हमें एक चीज तो करनी है, सबको वोट का अधिकार देना है। तो हमने बिना इस पे बहस करे, हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई बहस नहीं करी, इसको पारित कर दिया था और आज भी हमारे साथ है ये, है ना। हमारे देश में सबको, महिला, बच्चों, जो भी 18 साल के हैं या बूढ़े, इन सबको है वोट का अधिकार। वो सब अपनी जिसको वो चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये भी बता दिया मैंने इलेक्शन, अब बता दिया मैंने इलेक्शन कौन, मैं इलेक्शन में वोट कौन दे सकता है ये बता दिया हमने आपको। अब हम एक बात और करेंगे कि इलेक्शन लड़ कौन सकता है। ये तो हमने इलेक्शन की बात कर ली, इलेक्शन बता दिया आपको मैंने, चुनाव आयोग बता दिया मैंने आपको, कौन वोट डाल सकता है ये बता दिया। अब चुनाव लड़ कौन सकता है ये भी तो बताना जरूरी है ना भाई, ये भी तो जो जानना जरूरी है कि चुनाव लड़ कौन सकता है। अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम भी तो लड़ लो भाई, तुम्हें पता होना तो चाहिए। तो हाँ, लड़ सकते हैं भाई। देखो, लड़ने के प्रोसेस है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी देख लो, योग्यता क्या है। पहली बात तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसको चुनाव लड़ना है भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी एज, अगर उसको चुनाव लड़ना है उसकी एज 25 होनी चाहिए, 25। ठीक है, मतलब उसको विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है, चाहे पंचायत का लड़ना है, चाहे उसको लोकसभा का लड़ना है, पीएम का इलेक्शन लड़ना है लोकसभा में है, तो वो उसे उसकी एज होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम एज 25 रहेगी और वो भारतीय नागरिक हुआ, भारतीय नागरिक हुआ, ठीक है, भारतीय नागरिक हुआ, पहली 25 एज, भारतीय नागरिक होना। तीसरा, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो, आपराधिक मामला ना हो। ठीक है, चलो आपराधिक मामला भी हो, पर उसको किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा ना हुई हो, 2 साल से ज्यादा, या 2 साल की सजा ना हुई, ये लिख लो कि 2 साल की सजा ना हुई हो। तो इन क्राइटेरिया में अगर आप खड़े बैठते हो, अगर इन क्राइटेरिया में आप बैठते हो, अगर आप भारतीय हो, अगर आपकी एज 25 साल है, आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, अगर है भी तो उस सूरत में आपको 2 साल की सजा नहीं हुई है, तब आप चुनाव लड़ सकते हो। तो ये सारे 4-5 क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, बस आपको 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए किसी भी मामले के अंदर। अगर आपको 2 साल की सजा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हमारे देश में। अगर आपको चुनाव लड़ना है, पीएम तक के इलेक्शन अगर आपको लड़ना है, विधानसभा, पंचायत का या पीएम का इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, उस समय आपकी एज होनी चाहिए 35। क्या होनी चाहिए? 35 एज होनी चाहिए। ये है क्राइटेरिया लड़ने का, ये है पूरा का पूरा चुनाव लड़ने का, कि आप कब चुनाव लड़ सकते हो, कब आप योग्य होते हो, तो आप इस समय योग्य हो जाते हो। ठीक है, ये हमारे देश में ऐसे चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे चुनाव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली भाई कि चुनाव कौन लड़ सकता है ना। उसकी एज ये होनी चाहिए। ठीक है, आपराधिक मामला कोई दर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर दर्ज भी है तो उसके ऊपर या उसको सजा के तौर पर 2 साल की सजा ना हुई हो। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा किसको सजा हुई है, 2 साल की भी सजा हुई है उसको, अगर वो 2 साल तक जेल में रहा है, उस सूरत में वो चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। और ये सब तो कहने की बात है यार। आप देखो ना, आज जितने भी हमारे देश में जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी नेता, उन सब के ऊपर की दर्जनों से ज्यादा मामले दर्ज है, दर्जनों से ज्यादा, और फिर भी संसद में बैठे जाकर। महाराष्ट्र में भी एक ना अभी रिपोर्ट निकली थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि महाराष्ट्र के जितने भी सांसद और विधायक हैं, अभी उनकी 40% सांसद और विधायक, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। किसी के ऊपर रेप का मामला, किसी के ऊपर आपका एक्सटॉर्शन का मामला, किसी के ऊपर आपका ये मर्डर का, किसी का हाफ मर्डर, सब वहीं बैठे संसद में, है ना। जितने भी सारे गैंग, ये जितने भी आपके जो भी जितने बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, सब एक ही जगह ढूंढते हैं अपनी, जिसको सेफेस्ट मानते हुए है विधानसभा या संसद, भारत की संसद, चुनाव में आना, ये मानते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं भाई, लोग भी उन चुनते भी उनकी मानसिकता पता नहीं कहाँ गई है, जानते नहीं उनके बारे में, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तो है हमारे देश में चुनाव की व्यवस्था। अब हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय चुनाव आयोग के कार्य क्या है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के कार्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आता है। ठीक है, तो आपके चुनाव आयोग के कार्य देखो भी। पहला जो चुनाव आयोग का जो कार्य, मेन जो कार्य है, वो है आपके इलेक्शन की डेट की घोषणा करना। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा ना इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा हूं, तो तुम थोड़े ना अपने हिसाब से थोड़ी शुद्ध हिंदी से में लिख लेना। ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट बता रहा हूं कि ऐसा लिखना है, चुनाव की डेट की घोषणा, तिथि की घोषणा आप लिख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरी बात, मतदाताओं की सूची तैयार करना।
मतदाताओं की सूची तैयार करना, ये इसका दूसरा काम है। ठीक है, जो भी वोट देगा उन सबकी सूची तैयार होती है। ठीक है, आप देखते हो कि आप इलेक्शन आते हैं तो आपके घर में एक व्हाइट सी चिट आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इस पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना है, तो वही होती है मतदाताओं की सूची, इसमें बताया जाता है कि कौन मत देने के लिए इस साल एलिजिबल है। ठीक है, तीसरी बात, नामांकन दायर होता है, नामांकन दर्ज करना इनका तीसरा काम है। नामांकन का मतलब रजिस्ट्रेशन, कौन जो जो इलेक्शन लड़ेगा उन सबको अपना नामांकन कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो इनका रजिस्ट्रेशन का काम भी है। उसके बाद है निष्पक्ष चुनाव करवाना, निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना, ये भी इनका काम है। ठीक है, ये भी इनका काम है। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्शंस के मतदान की तिथि कर, मतदान की तिथि की घोषणा करना, ये भी इनका काम है कि कब मतदान होगा। ठीक है, फिर छठा क्या, मतदान होने के बाद मतगणना करना, मतों को गिनना, मतगणना करना इनका छठा काम। सातवां काम है इनका मतगणना के बाद रिजल्ट्स घोषित करना कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, ये सारे काम हैं आपके चुनाव आयोग के 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2-3 ऐड और कर लेना, जैसे इनके ये और भी काम करते हैं, जैसे एक आचार संहिता लागू करते हैं लोग। ठीक है, और क्या है, इलेक्शन से 2 दिन पहले प्रचार पर रोक लगानी होती है, तो वो रोक भी लगवाने का काम इन्हीं का है। इलेक्शन से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले लग जाती है रोक, तो वो लगवाने का काम भी इनका है। आचार संहिता बोलते हैं उसको, आचार संहिता लागू करने का काम इनका है। ठीक है, उसके बाद है इनका और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, ये जो पैसा लगता है जो चुनाव में, जो जितना पैसा आता है, ठीक है, वो उस पैसे को फ्लो को रोकने का काम इनका है। भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है, बरगलाया ना जाए, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ना डलवाया जाए, ये देख रेख का काम भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो बहुत सारे और भी काम है एक्स्ट्रा में, बाकी आपकी बुक में तो इतना ही बताया हुआ है कि ये सारे काम है इनके। ठीक है, आप ये 7 लिख लो, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेना, मैंने आपको थोड़ी पॉइंट में बताया। ठीक है, तो ये सारे हैं, 7 पॉइंट है, आप देख लेना इसको। ठीक है, और बेटा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जब भी आप आंसर लिखो, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप आंसर लिखो तो आंसर लिखते समय आप पैरा कभी ना बनाना, भी पैराग्राफ कभी मत बनाना। मैं बोल दूं तुम्हें, पैराग्राफ बनाओगे तो जो टीचर चेक करने वाला होगा चेक, अगर तुमने अच्छा भी लिखा तब भी चेक नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छे नंबर मिले, ठीक है, तो एग्जामिनर तुमसे खुश हो, तो जरा भाई पॉइंटों में लिख के आओ, ताकि उसको भी समझ में आए कि तुम लिख के आ रहे हो। ठीक है, 5 नंबर में तुम 8-10 पॉइंट बना दो बस, मैक्सिमम बात है, 10 पॉइंट बना के आ जाओ, बात खत्म। 5 नंबर के क्वेश्चन में बस, और कुछ नहीं, बस 10 पॉइंट। मैंने 7 लिख दिए, 2-3 आपको एक्स्ट्रा बताई थी मैंने, 10 हो जाएंगे। 10 लिख के आराम से आना, जो भी लिख के आओ पॉइंट्स में लिख के आओ, पैराग्राफ कभी मत बना के आना। पहले बता देता हूं, एग्जामिनर तुम्हारा पैराग्राफ कभी चेक नहीं करने वाला। जहां तुम्हारा 5 नंबर मिलने वाला है वो तुम्हें 2.5 नंबर या 3 नंबर देके चला जाएगा, 2 नंबर कम रह जाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा नहीं लेना इस चीज को, तो अच्छा नहीं लगेगा बात, तो भाई पूरे नंबर चाहिए तो जाकर जाओ और पॉइंट्स में बना कर आना कभी भी, और अच्छी राइटिंग में, थोड़ी सुंदर राइटिंग में, खुला लिख के आना। ठीक है, चिपका मत देना। ठीक है, इतनी ज्यादा सीटें मिलती है तुम्हें सीबीएसई में, तुम्हें 32 शायद सीटें मिलती है, तुम भर नहीं पाते उसको। ठीक है, फिर भी तुम पेज बजाने की कोशिश करते हो, किस चीज बजा रहे हो भाई, तुम्हें 32 पेज दिए ना उन्होंने, तो ढंग से अच्छा खुला लिख के आओ। ठीक है, प्यारा पॉइंट्स में बना के आना। ठीक है, ये है आपके मुख्य चुनाव आयोग के, हमारे चुनाव आयोग के कार्य हमारे भारत में। ठीक है, अब जो लास्ट की बात जो बचती है वो ये है कि चुनाव में, मतलब चुनाव आयोग को क्या क्या चुनाव में सुधार करने चाहिए, हमारे चुनाव में क्या क्या सुधार होने चाहिए। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये 5 नंबर का आता है चुनाव आयोग के कार्य, वैसे ही वो भी 5 नंबर का आता है, ये भी जो मैं अभी आपसे बता रहा हूं कि चुनाव में क्या सुधार होने चाहिए। चुनाव व्यवस्था, हमारे भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार, तो क्या सुधार होना चाहिए हमारे भारत की चुनाव व्यवस्था में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई, पहला जो एक सुधार होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। देखो भाई, महिलाओं के लिए सीट तो आरक्षित है, लेकिन महिलाएं उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसीलिए उनकी स्थिति को, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को कुछ काम करना चाहिए, है ना। पहला पॉइंट है कि चुनाव आयोग को क्या काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को पहला काम ये करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, कि उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा आए, महिलाएं ज्यादा ऊपर लेवल तक आए उठकर। ठीक है, दूसरा, ये पहली बात है। दूसरी बात,
चुनाव आयोग को दूसरी व्यवस्था ये करनी चाहिए कि इसको चुनाव के समय पैसे पर रोक लगानी चाहिए। ये सच बात है भाई। देखो, चुनाव जीतने के लिए जो पार्टीज होते हैं इतना पैसा लगाती है ना अपने चुनाव पे कि पूछो मत। हमारे 2019 का, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे 2019 का जो इलेक्शन था ना, उसमें 60,000 करोड़ रुपए लगे थे। 60,000 करोड़ रुपए। दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन हमारे देश का इलेक्शन। तो सोचो, ये 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन को जीतने में लगाए हैं, और इसमें से सिर्फ 27,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने लगाई है। देखो, 27,000 करोड़। अगर यही पैसे हमारे देश में हमारी जनता पर लग जाते तो उनको इतना पैसा अपने प्रमोशंस पर खर्च ना करना पड़ता, प्रचार पर खर्च ना करना पड़ता, अगर ये पैसे सारी जनता पर लगा देते। पर नहीं, हवाबाजी करनी है ना पार्टीज को, तो करते हैं। देखो, 27,000 करोड़ रुपए कम है, 27,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है। ये किसी एक दो राज्यों में भी लगा देता ना तो दुनिया को लगता, देश को लगता कि हाँ भाई काम शुरू हो रखा है, हमारे तक भी पहुंच जाएगा काम। पर कहाँ करते हैं? हमें तो इलेक्शन में पैसा लगाने 27,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए हमारे देश के इलेक्शन 2019 का, दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था हमारे देश का। देखो, तो पैसे पर रोक लगानी चाहिए, जो इतना सारा पैसा आता है। ठीक है, चुनाव, ये दूसरा काम करना चाहिए। चुनाव के 2 दिन पहले आचार संहिता का सही से अनुपालन हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन पहले भी फिर भी प्रचार करते रहते हैं। तो चुनाव आयोग का तीसरा सुधार ये करना चाहिए उनको कि भाई जो आचार संहिता लगती है उसमें वो जो भी आदमी अगर कोई लगता है फिर भी प्रचार करे, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये उनका तीसरा काम होना चाहिए। चौथा काम क्या होना चाहिए भाई? चुनाव में जाति, धर्म या लिंग को आधार मानकर प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। प्रचार पर रोक ये भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है ना, पता क्या बोलती हैं कि भाई ना, तो ऐसी बातें भी करते हैं, आपका धर्म मेरी तरह है, जाति आपकी मेरी तरह है ना, आप मेल हो फीमेल हो, इन तरीकों से आपको परगलाया जाता है, आपको गुमराह किया जाता है, आपको बोला जाता है कि हमें ही वोट करना। ठीक है, ये भी, इस पे भी लोग रोक लगनी चाहिए। ठीक है, पांचवी बात, जो भी उम्मीदवार का मतलब कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई भी मामला दर्ज है किसी भी पुलिस स्टेशन में, उस सूरत में उसको चुनाव लड़ने के लिए हमें आगे नहीं भेजना चाहिए। ये भी चुनाव आयोग को एक सुधार करना चाहिए। ये चुनाव आयोग का एक सुधार है कि मैंने ये नहीं बोला कि इसको 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, मैंने इतना बोला है कि जिसके ऊपर छोटा सा मामला भी कोई दर्ज है ना, उस सूरत में भी उसको चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाना चाहिए, उसको योग्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मामला दर्ज है ना। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चौथा सुधार, ये हमारा 5वां सुधार होना चाहिए। छठा सुधार हमारा ये होना चाहिए कि जो भी चुनाव लड़ रहा है कैंडिडेट, उसकी कम से कम पढ़े लिखे की एलिजिबिलिटी योग्यता होती है, वो कम से कम 12th तो होनी चाहिए, 12th से ज्यादा ग्रेजुएशन तक तो होनी चाहिए, है ना। इतना तो होना चाहिए कि हमारे देश में जो भी चुनाव लड़ रहा है, एमएलए या एमपी बन रहा है, उसकी कम से कम जो मैक्सिमम जो कह सकते हैं पढ़े लिखों की जो होनी चाहिए एक सीमा, वो होनी चाहिए 12वीं, या फिर तुम ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो 12वीं तो हमेशा होनी चाहिए। क्या छठा क्या सुधार होगा कि जो भी उम्मीदवार आए वो कम से कम पढ़े लिखे तो होने चाहिए। बिना पढ़े लिखे लोगों को हमें चुनाव में खड़े नहीं होने देना चाहिए। ये भी छठा पॉइंट ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट है, इन सबको आप लिख सकते हो। ठीक है, यही आपसे पूछेंगे कि क्या क्या सुधार चुनाव आयोग को हमारे देश में करने चाहिए। तो ये सारे सुधार हैं जो हमारे देश में करने चाहिए उनको। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि हमारे देश में महिलाओं का आरक्षण पहले भी है, अभी भी है, पहले भी था, पर वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, बड़े बड़े लेवल पर। एमपी या फिर विधानसभा में तो नहीं पहुंच पाते, कम भागीदारी होती है। तो उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमारे चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए, है ना। चुनाव के समय पैसे पर रोक लगानी चाहिए। बहुत सारा जो फ्लो आता है पैसे को, उसको रोक लगनी चाहिए उसके ऊपर। चुनाव के 2 दिन पहले आचार संहिता का सही से अनुपालन करवाना चाहिए चुनाव आयोग को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव में जाति धर्म में लिंग को आधार मानकर प्रचार पर रोक लगानी चाहिए हमारे चुनाव आयोग को, कि प्रचार करो पर जाति धर्म या लिंग को आधार मानकर लोगों को गुमराह नहीं करना। ये भी हमें करना चाहिए हमारे चुनाव आयोग को। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, कम से उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो,
कोई भी आपराधिक मामला उसके ऊपर दर्ज ना हो तभी चुनाव लड़ सकता है, ये भी करना चाहिए सुधार। ठीक है, छठा सुधार ये करना चाहिए कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसकी कम से कम जो एजुकेशन जो एक सीमा होनी चाहिए वो कम से कम 12th या ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या भी बता दिया आपको कि चुनाव आयोग को क्या क्या सुधार करने चाहिए हमारे देश में। ठीक है, चुनाव व्यवस्था में सब बता दिया आपको। ये भी एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है वो सुन लो भाई। देखो, हमने आपको बताया कि हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ठीक है, उस तरीके से हम चुनाव करवाते हैं, हमारे लोग जीतते हैं, वोट देते हैं, है ना, सब जितने भी हमारे मतदाता वोट करते हैं, अपने लोगों को जितवाते हैं। ये व्यवस्था अच्छी भी है और बुरी भी है। अब बुरी कैसे वो देख लो भाई। अच्छी तो मैंने आपको बता दी कि बहुत सरल व्यवस्था, इसको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको व्यवस्था को अपने देश में अपनाया हुआ है। एक लास्ट जो टॉपिक बनता हुआ है आपका आरक्षण का, आरक्षण का, कि वो तो ठीक है भाई, हम मान गए, हमने मान लिया कि फर्स्ट पास द पोस्ट हमारे देश में है, पर फर्स्ट पास द पोस्ट कहाँ बनाया जाता है? जहां पर लोगों को ज्यादा मत मिलते हैं वही जीतता है ना। अब मान लो आप एक क्षेत्र में आप जहां पर रह रहे हो वहां पर एक ना पैसे वालों को बोलबाला जाता है और एक तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हो। ठीक है, तो जीतेगा कौन? पैसे वाला जीतेगा या आप जीतोगे? ऑब्वियस सी बात है, पैसे वाला जीतेगा कि भाई ज्यादा पैसे लगा देगा वो। ठीक है, अपने साइड लोगों को ज्यादा कर लेगा, उसका दबदबा उस गांव के अंदर है कि नहीं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, और जबकि आप अभी चुनाव लड़ रहे थे, आप नहीं जीत पाए। तो उस व्यवस्था के लिए हमारे देश में आरक्षण की सुविधा करी हुई है कि जब भी किसी एक क्षेत्र में कोई किसी जाति का बोलबाला हो या किसी एक वर्ग का बोलबाला हो, उस सूरत में अगर वहां उस क्षेत्र से कोई गरीब व्यक्ति भी खड़ा हुआ है या कोई SC ST वर्ग खड़ा हुआ है, SC या ST वर्ग को चुनाव इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो उस सूरत में इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए, इनको भी भागीदार बनाने के लिए सत्ता में हमारे देश के संविधान सभा ने इनके लिए काम किया हुआ है। वो काम है आरक्षण। मतलब कि अगर SC ST चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने उनकी सीटें रिजर्व करी हुई हैं, कई क्षेत्रों में रिजर्व आरक्षित करी हुई है। कि आरक्षित का मतलब क्या है कि SC या ST के लिए सीट आरक्षित है उस क्षेत्र की, उस क्षेत्र में सिर्फ SC ही या ST ही चुनाव लड़ पाएगा और कोई नहीं लड़ सकता। ये सिर्फ हमने SC ST की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किया। ठीक है, अब बता दी मैंने आरक्षण क्या होता है कि एक जो भी जिस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर वहां पर SC ST भी चुनाव लड़ना चाहते हैं पर उनके लिए वो एनवायरमेंट नहीं है, उस समय हमारी संविधान सभा ने उनके लिए आरक्षण की सुविधा करी हुई है कि इनको भी मतलब पूरी भागीदारी मिल सके, ये भी सत्ता में आ सके, इनको भी डिसीजन मेकिंग में आकर भागीदारी मिलनी चाहिए। उस समय हमने क्या करा, आरक्षण की सुविधा करी हमारे देश में। आरक्षण है हमारे देश में। आरक्षण की बात तो चलो ठीक है, आरक्षण की बात तो ठीक है, लेकिन आरक्षण देता कौन है या फिर उस क्षेत्र को आरक्षित करता कौन है? मैंने आपको बताया ना कि किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर देते हैं ये लोग। जहां पर SC ST लगता है कि वहां पर चुनाव लड़ सकता है, उस सूरत में ये लोग क्या कर देते हैं, उस क्षेत्र को आरक्षित कर देते हैं। तो आरक्षित करता ही कौन है? उस क्षेत्र को कौन करता है? सरकार करती है? चुनाव आयोग करता है? नहीं, चुनाव आयोग का एक आदमी है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। ये चुनाव आयोग के अंडर ही काम करता है, परिसीमन आयोग। इस परिसीमन आयोग का काम ही क्या है? क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना, क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना, ठीक है, निर्धारण करना पहला काम है। दूसरा काम है क्षेत्र को आरक्षित करना, आरक्षित करने का दूसरा काम है। मतलब कि अगर परिसीमन आपके आयोग आपके शहर आपके गांव में आया, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर SC ST की सीटें ज्यादा हैं, अगर उसको लगता है, उस सूरत में वो उस क्षेत्र को आरक्षित कर देगा SC और ST की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। SC या ST की, अच्छा SC कौन ST कौन? SC होते हैं वंचित वर्ग, जो शहर है वो गाँव में रहते हैं, हम जैसे लोग जो SC है। ST आदिवासी होते हैं, आदिवासी, ST आदिवासी होते हैं। ठीक है, तो परिसीमन आयोग द्वारा SC ST का जो क्षेत्र है उसको आरक्षित करने का काम है परिसीमन आयोग का। हमारी संविधान आपके हमारी लोकसभा में भी हमने सीटें आरक्षित करी हुई हैं SC और ST के लिए। अच्छा, कितनी है? SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, हमारी संविधान सभा ने ये सोच लिया था कि SC और ST के लिए भी हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उस सूरत में उनके लिए हमारी लोकसभा में 84 सीटें तो SC के लिए आरक्षित करी हैं। मतलब यही बैठेंगे, उस सीट पर कोई नहीं बैठेगा, ना कोई जनरल, ना कोई OBC, ना कोई और कास्ट। ठीक है, अदर कास्ट कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ यही लोग बैठेंगे SC। अगर मान लो कोई ये नहीं भी आ पा रहे तब भी इनकी सीट खाली हो जाएगी, खाली रहेगी मतलब, पर उस सीट पर किसी को बैठाया नहीं जाएगा। अगर ये SC ना आए, इस संख्या में 84 की संख्या में ना आए, तो किसी को बैठाने देंगे नहीं, SC ही आ सकता है। ST की भी ऐसी 47 सीटें, इनके लिए आरक्षित सीटें, मतलब जिस क्षेत्र में ये सीटें आरक्षित करी गई हैं उस क्षेत्र से सिर्फ SC और ST ही चुनाव लड़ सकते हैं। यही काम हमारे देश के परिसीमन आयोग का है कि सीमा का निर्धारण करना, क्षेत्रों की सीमा। भाई क्षेत्रों की सीमा बढ़ती घटती रहती है 3-4 सालों में,
कुछ बढ़ गया है उसको हटाना है, या फिर उसको क्षेत्र को काट कर किसी कोई नया क्षेत्र बनाना है, वो सारे काम परिसीमन आयोग ही करता है। और उस क्षेत्र को जिसको उसने नया बनाया उस क्षेत्र में पूरी पूरी जनसंख्या देखनी है कि किसकी, अगर जनरल की मिली तो जनरल चुनाव लड़ेगा, अगर SC ST की ज्यादा जनसंख्या मिली तो उस सूरत में वो SC या ST को उस क्षेत्र को आरक्षित कर देगा, SC ST के लिए उस क्षेत्र को। ठीक है, तो ये आपका परिसीमन आयोग, ये है आपके आरक्षण की व्यवस्था जो कि हमने हमारे संविधान सभा ने आपके लोकसभा में भी करी हुई है। ठीक है, ये सारी व्यवस्था है हमारी, आरक्षण की व्यवस्था भी बता दी, ठीक है, चुनाव बता दिए, सारा ST ST का भी बता दिया। अब होता है हमारा पूरा चैप्टर खत्म, इस वीडियो के इस आपके मूवमेंट पे आकर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने आपको सारा बता दिया, A to Z बता दिया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आया तो मुझे कमेंट करना, बताना भाई। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो में तो आपको सारा बता दिया, एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है, अगर कुछ भी रहे फिर भी मुझे बता देना। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। मुझे जब तक हमारी यार नई वीडियो का वेट करो, हम आ रहे हैं बहुत जल्द आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको।